students of class 8, once again welcome in my class। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह बैटल ऑफ पलासी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीत लिया गया और उसके क्या परिणाम हुए। नाउ टुडे I'll discuss on the regions of Battle of Buxar 1764. How did it happen? तो शुरू करते हैं। The Battle of Buxar 1764। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि कैसे जो आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पकड़ा गया और मारा गया और चूंकि कंपनी ने मिर्जाफर जो रिश्ते में सिराजुद्दौला का फूफा लगता था उससे कंस्पायर किया था कंपनी ने। इसकी सहायता से ही कंपनी बैटल ऑफ पलासी जीतने में सफल हो चुका था, क्योंकि ये मिर्जाफर चीफ कमांडर ऑफ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला था। इसके नेतृत्व में बैटल ऑफ पलासी से नवाब के लगभग पूरी की पूरी सेना युद्ध से अलग ही रही। कुछ थोड़े से लोगों ने जो कि वेरी वेरी डिवोटेड टू नवाब, वही सिर्फ जो है जिस झड़प में भाग लिए। दैट वाज रियली नॉट ए बैटल, दैट वाज मियरली स्कर्मिश। तो उसमें मिर्जाफर का हसान मारने के लिए कंपनी ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। वह मिर्जाफर बना तो दिया, बन गया, लेकिन चूंकि ये मिर्जाफर कंपनी के हाथों की कठपुतली था, कंपनी इतना पावरफुल थी कि मिर्जाफर से उसने जो भी डिमांड शुरू में रखे वो सब के सब मिर्जाफर पूरा करता गया। लेकिन बाद में कंपनी की डिमांड कुछ इस ढंग से बढ़ती गई कि मिर्जाफर को भी लगने लगा कि कंपनी के इस सारी डिमांड्स को फुलफिल करना उसके बस की बात नहीं। दैट्स व्हाई व्हेन मिर्जाफर फाउंड हिमसेल्फ इनकैपेबल टू ओबे कंपनी ड्यू टू इट्स पर डे इंक्रीजिंग डिमांड्स भी किसके? ऑफ मनी एंड प्रिविलेज। और ज्यादा पैसा चाहिए, और ज्यादा पैसा, और ढेर सारी सुविधाएं चाहिए। तो he has started to deny to fulfill the company's demand। इससे कंपनी वाले खासकर उसके जो अथॉरिटी थे भारी गुस्सा हुए। उनको लगा कि अब ये हमारे लिए काम का तोता नहीं रह गया। दैट्स कंपनी replaced Mirzafar with his son-in-law Mir Qasim, who was made new Nawab of Bengal in 1760। यानी 3 साल बीतते न बीतते वे मीर कासिम जो मिर्जाफर का एक दामाद था उसको कुछ प्रलोभन देके, टेम्प्ट करके, चाल फिर वही लगभग रही कंपनी की। फुसलाया उसने मीर कासिम को, बहकाया उसने और अपने फादर इन लॉ के खिलाफ उसको भड़काने के बाद जब कंपनी ने देखा कि अब हमारे काम का है तो मिर्जाफर को हटा करके और मीर कासिम को 1760 में नवाब बनाया गया। सो इट रिजल्टेड इन हिज रिपोजिशन इन 1760 एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वाज मेड न्यू नवाब ऑफ बंगाल। इन बिगिनिंग मीर कासिम वांटेड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द कंपनी। चाहा कंपनी से जो उसने वादे किए थे, जो प्रॉमिस किए थे, उसको फुलफिल करने की कोशिश की। और इसी के क्रम में ही ग्रांटेड द जमींदारी ऑफ बर्धमान, मिदनापुर एंड चिटगांव टू कंपनी। वास्तव में वो इलाका था जो काफी जो है रेवेन्यू के दृष्टिकोण से, वो ट्रेड हो या एग्रीकल्चर, काफी महत्वपूर्ण था। इस इलाके में कई क्रॉप से लेकर जो है डिफरेंट इंडस्ट्री भी रन करते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी थे। इस तरह से इस पूरे जो है रेवेन्यू के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि रिच इलाके को कंपनी को दे दिया उसके जमींदारी के अंतर्गत।
बहुत बड़ा जो है बेनिफिट का सोर्स हो गया कंपनी के लिए, लेकिन इतने से कंपनी वाले संतुष्ट होने वाले नहीं थे। सो मीर कासिम ऑल्सो फाउंड हेल्पलेस इन फुलफिलमेंट ऑफ कंपनीज इंक्रीजिंग डिमांड्स, सो ही ट्राइड टू गेट हिम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ कंपनी एंड फॉलोइंग स्टेप। जब इसको लगने लगा कि हर दिन जो है कंपनी की जो है कभी ना संतुष्ट होने वाली इच्छा पूरी नहीं की जा सकती है, तो उसको लगा कि कैसे किस प्रकार क्या करें कि कंपनी के प्रभाव से हमको मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। इस कारण जो है उसने कुछ स्टेप लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिए, और जो स्टेप लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर इतना अनॉय कर दिया कि देयर वाज वंस अगेन अ बैटल बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट वर द स्टेप्स दैट अनॉयड ईस्ट इंडिया कंपनी? पहला काम इसने ये किया कि डिसमिस्ड ऑल हिज कोर्ट ऑफिशियल्स हु फेवर्ड कंपनी, जो कंपनी के लिए एजेंट का काम करते थे मीर कासिम के दरबार में, उससे मिले हुए थे, इंफॉर्मेशन पहुंचाया करते थे, उन सारे ऑफिशियल्स को, सारे अधिकारियों कर्मचारियों को उसने अपने कोर्ट से निकाल बाहर किया, डिसमिस कर दिया। और अपनी सेना को उसके लगा कि अगर हम ऐसा काम करें तो निश्चित तौर पे कंपनी क्या करेगी, रिटेलिएट करेगी, वो फिर हम पर जो है ना अपना जो है, जैसे पहले के नवाब को युद्ध में हराया गया तो हम पर भी युद्ध थोपेंगे। दैट्स व्हाई ही हायर्ड फ्रेंच ट्रेनर्स टू ट्रेन हिज आर्मी ऑन यूरोपियन पैटर्न। वो जान गया था, दूरदर्शी व्यक्ति था, ये समझ चुका था कि जो ट्रेडिशनल नवाब की जो आर्मी है वो किसी भी प्रकार से इतनी अच्छी, वेल इक्विप्ड और नॉट वेल ट्रेंड है कि यूरोपियन पैटर्न पे जो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल इक्विप्ड जो सेना है कंपनी की, भले वो छोटी ही क्यों नहीं हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। दैट्स वाई उसने एक अच्छा ट्रेनर, लेकिन कौन मिल सकता था? तो कुछ उस समय फ्रेंच तब तक भारत में थे और अच्छा खासा जो है उनका प्रभाव भी था, इसलिए फ्रेंच ट्रेनर को अपने सर्विस में लिया और अपनी सेना को उनसे प्रशिक्षित करवाना शुरू किया। साथ ही साथ इसने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विशेष अधिकार देकर रखे थे उसमें से भी कुछ की कटौती कर दी, कर्टेल्ड सम ऑफ द ट्रेड प्रिविलेज टू द कंपनी। इससे भी बढ़कर उसने क्या किया, इस दस्तक का दुरुपयोग करते जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड में फ्रॉम 1717, उसने उसके दुरुपयोग की संभावना को ही समाप्त कर दिया। उसके चलते जो है प्राइवेट जो ट्रेड होते थे और उसे जो ट्रेजरी को, राजस्व की जो हानि होती थी नवाब के, उसने उसका उचित प्रबंध कर लिया। क्या किया, रिवोक द टैक्स ऑन इंटरनल ट्रेड। क्योंकि इंडियन जो व्यापारी थे उनको टैक्स देकर जो है व्यापार करना पड़ता था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले विदाउट टैक्स, दोनों में कोई कंपैरिजन था नहीं। नतीजा है कि बराबरी का व्यापार था नहीं, और ऐसे में भारतीय व्यापारी मार खा रहे थे, उनको काफी नुकसान हो रहा था। वे दिनों दिन जो है उनकी हालत खस्ता होती जा रही थी, ट्रेड उनका सब जो है बर्बाद होता जा रहा था। इसीलिए उसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और रिवोक द टैक्स ऑन इंटरनल ट्रेड, जो भी आंतरिक व्यापार पर टैक्स लगता था सब को क्या कर दिया, माफ कर दिया। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स और भारतीय व्यापारी अब दोनों बराबर हो गए, दोनों को टैक्स हमें देना होता था। इसने वास्तव में कंपनी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया। उसको लगा कि हमारा जो वास्तव में जो है ये प्रिविलेज था, जो हमको स्पेशल बेनिफिट था यहाँ के व्यापार पर, यहाँ के खास करके इंडियन जो ट्रेडर्स थे उन पर जो उनकी सुपेरियोरिटी थी वो समाप्त हो गया। साथ ही साथ उससे भी बड़ा कदम क्या लिया, जो मुर्शिदाबाद में राजधानी थी नवाब की, नवाब बंगाल, शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। बिहार के मुंगेर में उसने राजधानी स्थापित की। टू डिस्टेंस फ्रॉम कंपनीज इंटरफेरेंस इन द कोर्ट। साथ ही साथ यहाँ कर जिससे उसने एक फ्रेंच ट्रेनर को रखा अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। साथ ही साथ आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने का एक फैक्ट्री भी स्टैब्लिश किया मुंगेर में, बंदूक बनाने का कारखाना, और लगभग उस समय से आज तक जो है ये चलता ही रहा है, भारत सरकार के अंडर में आज भी वहाँ है।
तो इन सबों ने, क्योंकि हालांकि वो बिगिनिंग स्टेज में था, कंपनी को काफ़ी गुस्सा दिलाया। उसकी सेना जो है मीर कासिम को पनिश करने के लिए आई। तब तक जो मीर कासिम अपने सेना की टुकड़ी के साथ कुछ आगे बढ़ चुका था पश्चिम की ओर। पटना के पास आते आते दोनों की सेनाओं का मुठभेड़ होता है, जिसमें मीर कासिम की सेना हार जाती है और वो अपनी कुछ बची टुकड़ियों के साथ वहां से भाग जाता है। These actions of Nawab made the company angry and company's army attacked the Nawab's army near Patna, in which Mir Qasim was defeated and afterwards he fled to Awadh, जो नेबरिंग जो है अवध था। अवध के रियासत में वहाँ के नवाब जो सुजाउ दौलत थे उनसे जाकर ये मिला। संयोग की बात है, उस समय जो दिल्ली में मुगल बादशाह था, दिल्ली का मुगल बादशाह भी अवध में ही था। और इस तरह से इन तीनों ने आपस में सहमति बनाई, कंसेंसस बनाया कि वास्तव में यह बड़ी मुश्किल घड़ी है और अगर कंपनी को नहीं हराया गया, उसको पनिश नहीं किया गया, तो फर्दर सारे यानी मुगल एम्परर या जो है नवाब अवध सबों के भविष्य पर एक खतरा है। That's why when he met the Nawab of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam II, finally they decided to advance from there to Bihar to punish the company's army on 22 October 1764. This date had been proved very much crucial in Indian history. भारत के इतिहास में यह दिन काफी महत्वपूर्ण है। इसने हमारे देश की दिशा और दशा दोनों में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। So on 22nd October 1764, under Hector Munro, he was a great commander, very much skillful. Company army faced the combined army of Buxar. कंपनी की सेना ने इन तीनों मित्रों मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, तीनों की सेनाएं वहां मिली और जिसमें ड्यू टू द मिलिट्री सुपेरियोरिटी once again fate had favored also to the East India Company. In this battle once again company won due to its military superiority. इस बार यह भाग या कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी कंपनी को करना नहीं पड़ा और इन तीनों की सेनाओं को अपनी मिलिट्री सुपेरियोरिटी के द्वारा डायरेक्टली युद्ध में हराया। तो कह सकते हैं इस मामले में यह पलासी के युद्ध से काफी डिफरेंट था। जहां पलासी के युद्ध में कंपनी ने अपने डिसीविंग एक्ट, कॉन्स्पिरेसी के कारण युद्ध को जीता था, यहां अपने मिलिट्री माइट के कारण उसने इस युद्ध को जीता और इस तरह से एक पॉलिटिकल कंटेंडर के रूप में भारत में अपनी एलिजिबिलिटी को उसने साबित किया। नाउ कंपनी वाज इन कंडीशन टू क्लेम टू हैव अ कंट्रोल ऑन द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। वंस अगेन मिर्जा जाफर वाज रिस्टोर्ड। कंपनी युद्ध जीत गई। अब उसको लगा ठीक है, शो करने के लिए सिर्फ पपेट के रूप में ही सही एक नवाब तो चाहिए। तो जो मिर्जा जाफर जो था पहले, जिसको हटाया गया था और मीर कासिम को लाया गया था, उसी को पुनः जो है नवाब बना दिया गया। हालांकि उसके हाथ में नाम मात्र के अधिकार थे। रियली ही वाज नवाब विथ मियर रेस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट राइट। सारे उसकी जवाबदेही पूर्ववत थी। नवाब की जो जवाबदेही होती है अपने इलाके में शांति व्यवस्था से लेकर हर चीज को कायम करने की, और उसकी बनी रही, लेकिन रियल में उसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था जिससे वो अपने इन उत्तरदायित्वों को वह पूरा कर सके। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट। मिर्जा जाफर was restored as a new Nawab to replace मीर कासिम। जबकि रियल जो सत्ता थी, रियल पावर टू रूल था, जिसे निजामत कहा गया बाद में, वो कंपनी के हाथ में था। एंड नाउ
company became the real master of Bengal. इस तरह से इस बैटल ऑफ बक्सर में भारत में एक नए युग की शुरुआत की और जिसका जो है वास्तव में प्रभाव हमारे देश में आगे आने वाले लगभग 200 सालों तक काफ़ी प्रभावकारी रहा। विदेशी सत्ता ब्रिटिश राज के रूप में हमारे यहाँ धीरे धीरे जो है पूरे भारत में काबिज हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ एक छत्र राज हो गया और जितने भी कंटेम्पररी और रीजनल फोर्सेस थे जो क्लेम कर रहे थे कि वुड वांट टू रिप्लेस द मुगल एम्परर फ्रॉम इट्स सेंट्रल अथॉरिटी, सबड्यू कर गए धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आपके सामने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर और दूसरे एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।